सीटेट, टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु अध्ययन लॉग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार, अध्ययन लॉग चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। देखिए, विगत कुछ दिनों से संक्रमण के बढ़ते हुए खतरे के कारण और सीटेट की जो परीक्षा है उसकी भी अनिश्चितता के कारण कक्षाओं का संचालन बाधित हो गया था। एक बार उसी कड़ी में जहां से हम लोगों ने जो भी तैयारी की थी उसके आगे से पुनः जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हम सब ने अब तक सीटेट की परीक्षा को दृष्टिकोण में रखते हुए अनेक बिंदुओं के बारे में जानकारी हासिल कर चुके थे। आप सबको इस बात की भी जानकारी होगी कि ये कक्षा बाल मनोविज्ञान अर्थात चाइल्ड साइकोलॉजी की हुआ करती है और इस कक्षा के अंतर्गत हम सब ने अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी हासिल की थी, जैसे कि साइकोलॉजी का प्रादुर्भाव कहां से हुआ और बाल मनोविज्ञान क्या है, उसकी आवश्यकता और उसका हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है। साथ ही साथ शैक्षिक मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से बाल विकास की जो महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं उसके बारे में भी हम सबने जानकारी हासिल की थी। इसके अतिरिक्त एक बालक के जो विकास होते हैं उसके कुछ पक्ष होते हैं, जैसे कि उसका शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसका संवेगात्मक विकास, उसका भाषाई विकास आदि। इस क्रम में भी हम लोगों ने कई टॉपिकों के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। उसके जो विकास के पहलू होते हैं उसमें से हम लोगों ने पर्याप्त रूप से जानकारी हासिल की है। आवश्यक जानकारी हेतु आप पिछले वीडियो को भी अपनी आवश्यकता अनुसार पुनः एक बार अवलोकित कर सकते हैं या कि आप उसको एक बार पुनः फिर से भी देख सकते हैं। आज हम लोग उसी कड़ी में, जैसे कि हम सब ने इस बात को भी पढ़ा था कि जो शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल विकास की 3 महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं उसमें से जो बालक का विकास है वो तीनों अवस्थाओं में किस प्रकार से हुआ करता है, उसमें से एक विकास का पक्ष है बालक का मानसिक विकास। इस मानसिक विकास के बारे में भी हम सबने जानकारी हासिल की थी। उसी मानसिक विकास के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान का एक बहुत एवं अति महत्वपूर्ण तथा अति रोचक एवं कुछ कठिन एक टॉपिक है, उसका नाम है बुद्धि। इन इंग्लिश इंटेलिजेंस। आज हम लोग इसी बुद्धि के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि बुद्धि क्या है, कैसे कार्य करती है, किन किन तत्वों से मिलकर के ये बनी हुई है, कैसे आप जान पाओगे कि बालक में बुद्धि है और आप उसको कैसे सही दिशा की ओर अग्रसर कर पाओगे। अनेक ऐसी बातें होती हैं जो कि हमारे मानव मन की जिज्ञासाओं को और अधिक उत्सुक करती हैं, उसको बढ़ाती हैं। इस कारण से हम सबको इसके बारे में भी जानना ही होता है कि बुद्धि क्या है। तो आज हम लोग इस मनोविज्ञान के बहुचर्चित टॉपिक अर्थात इंटेलिजेंस के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, प्राचीन काल से ही ऐसी अवधारणा रही है
कि जिस व्यक्ति में बुद्धि है वो बड़े से बड़े कार्यों को बड़ी आसानी के साथ में संपन्न कर पाता है। उसके द्वारा जटिल से जटिलतम मानसिक संक्रिया अल्प समय में एवं आसानी के साथ संपन्न कर ली जाती है। इसके विपरीत जिसमें बुद्धि की अल्पता होती है उसके द्वारा सरल कार्य भी संपन्न नहीं हो पाते हैं। एक मानव अपने जन्म के उपरांत से अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करता है। उनसे वह छुटकारा केवल अपनी बुद्धि के द्वारा ही पाता है। तो देखिए, बुद्धि के बारे में अवधारणा प्राचीन काल से ही रही है और जो व्यक्ति अपने वातावरण के साथ में ठीक ढंग से अपना एडजस्टमेंट कर लेता था, समायोजन कर पाता था, उसको ही समाज के लोग अधिक बुद्धिमान की संज्ञा देते थे। तो आज हम लोग आइए देखते हैं कि ये बुद्धि क्या है। देखिए, बुद्धि के संबंध में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रतिपादित किए हैं। ऐसा था कि 1921 में इस विश्व के संपूर्ण मनोवैज्ञानिकों की एक सभा बुलाई गई, एक मीटिंग बुलाई गई और वो इस आशय से बुलाई गई कि हम लोग इस बारे में एक मत हो सकेंगे, सहमत हो सकेंगे, इस बात के बारे में हम लोग जानकारी हासिल कर सकेंगे कि बुद्धि क्या है और ये किस प्रकार से कार्य करती है, साथ ही साथ यह किन किन तत्वों से मिल करके बनी हुई है। इन अनेक गूढ़ प्रश्नों का हल निकालने के लिए 1921 में एक सभा बुलाई गई, लेकिन अनेक विद्वानों के होने के बावजूद उसमें कोई भी एक मत और या कि एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। लेकिन प्रत्येक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने जो भी मत प्रतिपादित किए उससे जो एक सारांश निकला उसी को ही बुद्धि का नाम दे दिया गया है। देखिए, मैं अगर जब अपने शब्दों में आपको ये बताने का प्रयास करूं कि बुद्धि क्या है, आप कैसे जान पाओगे कि यहां पर बुद्धि है और वो कार्य करती है। तो देखिए, जैसे हवा और विद्युत को आप अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। हवा और विद्युत ये भी दो तत्व ऐसे हैं कि जिनको आप अपनी आंखों से तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये दोनों जब कार्य करते हैं, अब वो चाहे हवा हो, ये भी जब कार्य करती है तो आप इसके कार्य से इस बात के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि यहां पर हवा है। और वैसे देखने में ये एक प्रकार की अदृश्य शक्ति है, लेकिन इसके कार्य बहुत बड़े बड़े होते हैं। आप सबने देखा होगा कि जिस वायु को आप अपनी आंखों से भी नहीं देख पाते हैं, वही वायु जब आंधी के रूप में आती है तो वह बहुत बड़े से बड़े पेड़ को भी उखाड़ देती है। इसी तरीके से विद्युत, इसको भी आप अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार की शक्ति है या कि इसका रूप रंग कैसा है, ये कैसे चलती है, आप कुछ नहीं देख पाएंगे। लेकिन जैसे आपने देखा कि हम इस वायु के कार्यों के द्वारा ही इसकी क्षमता के बारे में जानते हैं, उसी प्रकार से जब विद्युत भी एक बहुत बड़े मोटर के पहिए को भी जब वो घुमा देती है, उसके द्वारा जब बल्ब से हमें बहुत सा प्रकाश प्राप्त होता है, इसी तरीके से इसी के द्वारा
और भी तमाम प्रकार के कार्य होते हैं। तो हम इसी हवा की भांति इस विद्युत के कार्यों से इसके बारे में भी जान पाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप लोग जो है कभी तार को छू करके देखते हो कि इसमें विद्युत है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बल्कि हम केवल उसके कार्यों से ही उसकी पहचान कर पाते हैं कि यहां पर हवा या विद्युत है कि नहीं है। ठीक इसी प्रकार से ये बुद्धि भी है, इसकी भी तुलना हम हवा और विद्युत के ही समान कर पाते हैं। हम बुद्धि का भी पता उसके कार्यों से ही लगा पाते हैं और हमको इस बात के बारे में जानकारी होती है कि बुद्धि यहां पर है और ये इसके द्वारा इस प्रकार का कार्य संपन्न हो रहा है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1921 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों की एक सभा हुई और उसके बाद में फिर 1923 में अंग्रेज मनोवैज्ञानिकों की एक परिषद और वो भी एक अंतरराष्ट्रीय परिषद आमंत्रित की गई, लेकिन कोई भी एक निष्कर्ष पर नहीं आ सका कि बुद्धि क्या है। इसके संबंध में फिर आगे चल करके रास महोदय ने भी कहा कि वह इस बात को नहीं निश्चित कर सके, वैसे तात्पर्य कि जो 1923 में अंतरराष्ट्रीय परिषद में एकत्रित हुए जितने भी मनोवैज्ञानिक थे, तो रास महोदय ने कहा कि वह इस बात को नहीं निश्चित कर सके कि बुद्धि में कल्पना, स्मृति या भाषा या अवधान या गामक शक्ति या संवेदना सम्मिलित है या नहीं। कुल मिलाकर के अनेकानेक मनोवैज्ञानिकों के होने के बावजूद भी कोई भी मनोवैज्ञानिक एकमत बुद्धि के संबंध में ना हो सका। लेकिन अनेक मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के संबंध में जो अपनी धारणा का प्रतिपादन किया, उसी धारणा से आज हम आप सबको अवगत कराते हैं और उसी को ही बुद्धि की परिभाषा के रूप में भी जाना गया। अब देखिए, जैसे कि वुडवर्थ महोदय ने कहा कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ महोदय ने कहा बुद्धि कार्य करने की विधि है। ये परिभाषा वुडवर्थ महोदय की है। इसके अतिरिक्त इसी तरीके से ही टर्मन महोदय ने भी कहा। टर्मन महोदय ने लिखा, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। तो देखिए, वुडवर्थ महोदय ने कहा कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है और टर्मन महोदय ने कहा कि बुद्धि अमूर्त विचारों या कि हम इसी पर कह सकते हैं कि अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचने की एक प्रकार की योग्यता है व्यक्ति की। इसी तरीके से वुड्रो महोदय ने बुद्धि ज्ञान के अर्जन की क्षमता है। बुद्धि ज्ञान के अर्जन की क्षमता है।
कहने का मतलब कि बुद्धि एक इस प्रकार की हमारे पास में इंपावर है कि जिसके माध्यम से हम अनेकानेक जानकारियों को अपने पास में संग्रहित करते हैं। इसी तरीके से ही डियरबार्न महोदय ने कहा, डियरबार्न महोदय ने इन्होंने कहा कि बुद्धि, डियरबार्न महोदय का ये स्टेटमेंट है, बुद्धि सीखने या अनुभव से, सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है, लाभ उठाने की क्षमता है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि प्रत्येक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयास किया और उन्होंने इस बात को भी बताने की एक कोशिश की कि बुद्धि क्या है और वह किस प्रकार से कार्य करती है। एक परिभाषा है अल्फ्रेड विने महोदय की। अल्फ्रेड विने महोदय ने कहा कि बुद्धि इन 4 तत्वों में निहित है। उन्होंने कहा कि बुद्धि 4 तत्वों में निहित है। अब इस 4 तत्व कौन से हैं? ज्ञान, निर्देश, आलोचना और आविष्कार। आविष्कार, ये स्टेटमेंट अल्फ्रेड विने महोदय का है। इन्होंने कहा कि बुद्धि इन 4 तत्वों में निहित है, ज्ञान, निर्देश, आलोचना और आविष्कार। इसी तरीके से E.L. थॉर्नडाइक महोदय ने भी बुद्धि के बारे में अपना मत दिया। उन्होंने कहा कि सत्य के प्रति उचित प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति ही बुद्धि है, या कि जब हम किसी भी यथार्थ के प्रति अपनी एक उत्तम से उत्तम प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो एक तरीके से हमारी बुद्धि की ही परिचायक होती है। इस तरीके से इस बुद्धि की और भी कई अन्य महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, जैसे कि यदि हम जब बुद्धि की कुछ आधुनिकतम परिभाषाओं में देखें तो काल्विन महोदय की एक परिभाषा है। काल्विन महोदय ने कहा कि एक व्यक्ति यदि अपने वातावरण से अपना सामंजस्य स्थापित कर लेता है तो इसका मतलब कि उसमें बुद्धि है। देखिए, कभी कभी कुछ परीक्षाओं में ऐसा भी होता है कि बुद्धि की कुछ परिभाषाएं ही पूछी जाती हैं, जिससे कि बुद्धि की परिभाषा दे दी जाएगी और फिर उसमें आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये परिभाषा किसकी है। अब यहाँ पर ये जो तमाम प्रकार की परिभाषाएं बुद्धि के मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई, इनसे ही कुछ विशेषताएं बुद्धि के संबंध में भी निकल करके आती हैं और उसको हम लोग बुद्धि की विशेषताओं के बारे में भी जानकारी हासिल कर पाते हैं। तो देखिए, अब अगर हम यहीं पर जब इस बात को भी जानना चाहें कि बुद्धि क्या है तो हम कह सकते हैं कि बुद्धि या अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचने की एक योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, या कि बुद्धि अनुभव से लाभ उठाने की एक प्रकार की योग्यता है, बुद्धि संबंधों को समझने की योग्यता है, बुद्धि अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने की एक प्रकार की योग्यता है। तो इस तरीके से हम ऐसा पाते हैं कि बुद्धि हमको एक सही दिशा देती है और उसके सहारे हम आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। आज के समय में भी तमाम मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त हम लोगों को यह भी जानना चाहिए कि बुद्धि के कुछ प्रकार बताए गए हैं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बुद्धि के प्रकार के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।